दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के अंतर्गत ध्वनि अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिस तरंग ऊर्जा के लिए मानव कान संवेदनशील होते हैं वो तरंगे क्या कहलाती हैं? तो उत्तर है, ये तरंगे ध्वनि तरंगे कहलाती हैं जिस तरंग ऊर्जा के लिए मानव कान संवेदनशील होते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ये यांत्रिक तरंगों के दो मुख्य प्रकार हैं। जिन यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वे क्या कहलाती हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। याद रखिएगा, जिन यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग के उदाहरण हैं? तो उत्तर है, ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे और प्रकाश तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जिन यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला प्रश्न है, कौन सी यांत्रिक तरंगे संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रेयरफैक्शन के रूप में संचरित होती हैं और एक संपीड़न और एक विरलन के द्वारा अनुदैर्घ्य द्वारा एक तरंग की रचना होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दोस्तों वो यांत्रिक तरंगे जो संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं और एक संपीड़न और विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण हैं। अगला है, कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश तरंग ये यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, किन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि तरंगे जो है संचरित नहीं हो सकती हैं। किन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे सभी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? तो ये हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि सभी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। किन तरंगों में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना नहीं होती? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। किन तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो आप जान लीजिए, वायु में ध्वनि का वेग 330 या कभी कभी 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। साधारणतः किस आवृत्ति की तरंग ध्वनि तरंग कहलाती है? तो प्रत्येक आवृत्ति की तरंग जो है वो जो है ध्वनि तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंगों के प्रकार जानते हैं। आवृत्तियों के आधार पर ध्वनि तरंगों के कौन से 3 विभाजन हो सकते हैं?
तो श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे ये आवृत्तियों के आधार पर ध्वनि तरंगों के प्रकार हैं। श्रव्य तरंगों की श्रेणी में किस आवृत्ति वाली तरंगे आती हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे ये श्रव्य तरंगों की श्रेणी में आती हैं। अगला है तनी हुई डोरी, तबले की झिल्ली और मानव स्वर से उत्पन्न तरंग किस प्रकार की ध्वनि तरंग के उदाहरण हैं? तो ये सभी श्रव्य तरंग के उदाहरण हैं जिसको कि हमारे कान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे किन तरंगों की श्रेणी में आती हैं? तो याद रखिएगा अवश्रव्य या सबसोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स जिसको हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं। भूकंप से उत्पन्न होने वाली अथवा समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगे किस प्रकार की ध्वनि तरंग के उदाहरण हैं? तो ये अवश्रव्य तरंग के। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे किन तरंगों की श्रेणी में आती हैं? तो ये पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स की श्रेणी में आती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे। अगला है मच्छर, कुत्ता और चमगादड़ किन तरंगों को पहचान सकते हैं? तो याद रखिएगा मच्छर, कुत्ता और चमगादड़ ये पराश्रव्य तरंगों को पहचान सकते हैं। यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से भी अधिक वेग से गति करती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सुपरसोनिक स्पीड। यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल यानी 330 मीटर प्रति सेकेंड से उस वेग से भी अधिक वेग से गति करती है तो उसको सुपरसोनिक चाल कहा जाता है। और वस्तु की चाल का ध्वनि की चाल से अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे मैक नंबर कहते हैं। और यदि मैक नंबर 1 है तब वस्तु की चाल क्या होगी? तो उत्तर है ध्वनि की चाल के बराबर यानी 330 मीटर प्रति सेकेंड। डॉपलर इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जब ध्वनि स्रोत या श्रोता या दोनों एक दूसरे से सापेक्ष गति की अवस्था में होते हैं तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में आभासी अंतर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर प्रभाव किस आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन की सूचना देता है? तो याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन की सूचना देता है। डॉपलर प्रभाव का ध्वनि के किस गुण से कोई संबंध नहीं है? तो ध्वनि की तीव्रता से डॉपलर प्रभाव का कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि स्रोत और श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे अधिक है तो कौन सा प्रभाव कार्य नहीं करता? तो डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करता यदि स्रोत या श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे अधिक हो। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों विराम अवस्था में हो तो कौन सा प्रभाव कार्य नहीं करता? डॉपलर प्रभाव। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता में केवल माध्यम गतिशील हो तो कौन सा प्रभाव कार्य नहीं करता? तो डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करता। यदि स्रोत और श्रोता ऐसे गतिमान हो कि दोनों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तब भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करता है। यदि स्रोत और श्रोता एक दूसरे से लंबवत दिशा में गति करें तो भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करता है। अगला है वायु में वायुयान के वेग का आकलन करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है ये ध्वनि में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वायु में वायुयान के वेग का आकलन करने में। जब ध्वनि तरंगों को पनडुब्बी पर भेजते हैं तो उससे परावर्तित तरंगों की आवृत्ति के परिवर्तन से किसका पता लगाया जा सकता है? तो उत्तर है पानी के अंदर पनडुब्बी के वेग का पता इससे लगाया जा सकता है। अगला है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव केवल ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच किस गति पर निर्भर नहीं करता? तो आपेक्षिक गति पर। और ध्वनि का डॉपलर प्रभाव किस बात पर निर्भर करता है? स्रोत गतिशील है या श्रोता, इन दोनों पर निर्भर करता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। ध्वनि की दिशा को सदैव कैसे लिया जाता है? तो स्रोत से श्रोता की ओर जो है वो ध्वनि की दिशा को हमेशा लिया जाता है। अगला प्रश्न है तारा और आकाशगंगा की चाल का आकलन करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये प्रकाश में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश द्वारा बना वर्णक्रम हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आदि तत्वों की किन रेखाओं से बना होता है? तो ये वर्णक्रमी यानी स्पेक्ट्रल रेखाओं से बना होता है तारों से आने वाले प्रकाश का बना वर्णक्रम। अगला है यदि तारा पृथ्वी के निकट आता है या उससे दूर जाता है तब उससे आने वाले प्रकाश की वर्णक्रमीय रेखाएं किस क्रम के सिरों की ओर विस्थापित हो जाती हैं?
तो क्रमशः लाल या फिर बैंगनी। दोस्तों यदि तारा पृथ्वी के निकट आता है तो उससे आने वाले प्रकाश की वर्णक्रमीय रेखा लाल, और जो है दूर जाता है तो आने वाले प्रकाश की वर्णक्रमीय रेखा जो है तो ये बैंगनी वर्णक्रम में होती है। अगला है तारों से आने वाले प्रकाश की वर्णक्रमीय रेखाओं के विस्थापन से किसका अनुमान किया जाता है, तो इससे तारों की चाल और दिशा का अनुमान किया जाता है। अगला है कौन सी तरंग एक यांत्रिक ऊर्जा है जो निर्वात में संचरित नहीं होती, तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। इसके अलावा आप देखिए कौन सी तरंगें चंद्रमा पर संचरित नहीं होती, तो ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल या ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है। अगला है कौन सी तरंगें लकड़ी के बुरादे में संचरित नहीं होती, क्योंकि बुरादा एक सतत माध्यम नहीं है, तो ध्वनि तरंगें बुरादे में संचरित नहीं होती हैं। अगला है किस कारण से स्कूल के घंटे धातुओं के बनाए जाते हैं, लकड़ी के नहीं, तो उत्तर है लकड़ी कंपन को अवमंदित कर देती है, इसलिए स्कूल के घंटे धातुओं के बनाए जाते हैं। कौन से पदार्थ प्रत्यास्थ होते हैं और तरंगों का संचरण करते हैं, तो याद रखिएगा धातुएं। और कौन सी तरंगें माध्यम में ऊर्जा और संवेग को संप्रेषित करती हैं, द्रव्य को नहीं, तो ये हैं यांत्रिक तरंगें। दोस्तों यांत्रिक तरंगें माध्यम में ऊर्जा और संवेग को संप्रेषित करती हैं। अगला है किसी माध्यम में तरंग किस ओर समान वेग से प्रसारित होती है, तो ये चारों ओर। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो 10⁻⁻6 वाट प्रति मीटर स्क्वायर ये साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता है। जब ध्वनि की तीव्रता 10 गुनी बढ़ जाती है तो तीव्रता तल में कितनी वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा 1 बेल या 10 डेसिबल की वृद्धि होती है। जब तीव्रता का तल 1 डेसिबल तक बदलता है तो ध्वनि की तीव्रता में कितना परिवर्तन होता है, तो ये 26% की। शेर की गर्जन किस प्रकार के तारत्व का उदाहरण है, तो शेर का गर्जन कम तारत्व यानी कम पिच के ध्वनि का उदाहरण है। मक्खी और मच्छरों की भिनभिनाहट किस प्रकार के तारत्व की ध्वनि का उदाहरण है, तो ये अधिक तारत्व ध्वनि का उदाहरण है। पुरुषों की आवाज़ किस प्रकार के तारत्व की ध्वनि का उदाहरण है, तो ये कम तारत्व का। और महिलाओं की आवाज़ अधिक तारत्व की ध्वनि का उदाहरण है। कौन सी तरंगें सभी तीनों माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती हैं, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगें तीनों माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती हैं। अगला है एक दिए गए ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ठोस में। और एक दिए गए ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, तो गैस में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। किस माध्यम में ध्वनि तरंगें प्राय अनुदैर्घ्य होती हैं, तो गैस में। और किस माध्यम में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं, तो ठोस और द्रव में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन से नियम प्रकाश और ध्वनि तरंगों में समान हैं, तो आप देखिए परावर्तन और अपवर्तन के नियम ये प्रकाश और ध्वनि तरंगों में समान होते हैं। अगला है ध्वनि के बिंदु स्रोत का तरंगाग्र किस प्रकार का होता है, तो ये गोलीय होता है। और ध्वनि के रेखीय स्रोत का तरंगाग्र किस प्रकार का होता है, तो ये बेलनाकार होता है। ध्वनि स्रोत से अधिक दूरी पर तरंगाग्र किस प्रकार हो जाता है, तो लगभग समतल हो जाता है। और साधारण ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि कितने मीटर की होती है, तो ये 1 मीटर की। किन तरंगों की तरंगदैर्घ्य साधारण ध्वनि की तुलना में अधिक छोटी यानी 1 सेंटीमीटर की छोटी भिन्न होती है, तो ये पराश्रव्य तरंगों की। और पराश्रव्य तरंगों के साधारण छिद्र और बाधाओं का आकार किसकी तुलना में अधिक होता है, तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंगों के साधारण छिद्र तथा बाधाओं का आकार साधारण ध्वनि की तुलना में अधिक होता है। साधारण दशा में किन तरंगों का विवर्तन नहीं देखा जा सकता, तो ये पराश्रव्य तरंगों का। उथले और गहरे पानी में से कहाँ पर ध्वनि का वेग अधिक होगा, तो गहरे पानी में। और अच्छी श्रव्यता के लिए अनुरणन काल कितना होता है, तो ये 1 सेकेंड है। माध्यम में किसी तरंग का वेग केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, तरंग के आयाम के आकार पर नहीं। तो किस प्रकार के तरंग, तो यांत्रिक तरंगों का। माध्यम के कौन से गुण तरंगों की गति को नियंत्रित करते हैं,
तो याद रखिएगा 2 गुण माध्यम की प्रत्यास्थता और जड़त्व ये तरंगों की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति रेल की पटरी पर हथौड़ा मारता है तो पटरी के दूसरे सिरे पर स्थित दूसरा व्यक्ति एक छोटे समय अंतराल पर कौन सी 2 ध्वनियाँ सुनेगा? तो एक ध्वनि रेल की पटरी से होकर और दूसरी वायु द्वारा सुनाई देगी। सभी गैसों में किस गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किसकी सहायता से विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा निकले स्वरों की पहचान की जाती है? तो ये ध्वनि की गुणता या क्वालिटी से। ध्वनि को मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक ध्वनि के किस गुण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये तारत्व या आवृत्ति के द्वारा। ध्वनि तरंगों की किस प्रक्रिया में चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती? तो ये परावर्तन प्रक्रिया द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की अपवर्तन प्रक्रिया में ध्वनि के कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? तो ये चाल और तरंगदैर्घ्य। अगला है, आप देखिए, ध्वनि तरंगों की अपवर्तन प्रक्रिया में ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता? तो ये आवृत्ति। और ध्वनि का सामान्य स्तर पर जो उसका ध्वनि का सामान्य स्तर पर कितने डेसिबल का होता है? तो ध्वनि का सामान्य स्तर 60 से 120 डेसिबल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये शॉर्ट वीडियो है रिवीजन के लिए, तो आप इसको कम समय में दोहरा सकते हैं। इसी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।